हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस 8 को में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग लेके आए हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, जिसका नाम है ईटे मनकी तथा अस्थियां, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। उसी का जो है आज हम लोग लेके आए हैं पार्ट 2। इससे पहले जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, प्लीज आप लोग पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, है ना। पार्ट 1 को देखिएगा तो आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और ये क्या है, आपका पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम लोग जो है नगर योजना के बारे में पढ़ेंगे। नगर योजना के बारे में तो आप सबको पता है कि नगर योजना क्या होता है भाई। यानी कि कोई भी हम लोग जैसे घर बनाए तो घर को जो बनाते हैं तो इंजीनियर को बुलाते हैं, आर्किटेक्चर को बुलाते हैं डिजाइन बनाने के लिए, कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बने, है ना। तो ये होता है योजना यानी कि प्लानिंग। ठीक है, उससे पहले क्योंकि आज फादर्स डे था तो स्पेशली आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन है, क्योंकि आप सबको पता है दुनिया में दो ही लोग हैं जो कि चाहता है कि आप उससे ज्यादा कामयाब हो। जैसे कि एक शिक्षक होता है, एक पिताजी होते हैं। तो आज क्योंकि फादर्स डे है तो हम कहना चाहेंगे कि दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है, दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा महान शख्स है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो। बच्चों, आपको बता दें इस दुनिया में आपके पिताजी के अलावा, आपके टीचर के अलावा कोई भी नहीं चाहता है ना। अब बहुत लोग यहाँ पर माता पिता बोलेंगे, पिताजी का मतलब आप दोनों ले सकते हैं। ठीक है, तो माता पिता ही आपका चाहता है कि आप जो है उससे भी आगे बढ़ें। ठीक है ना, कौन? पिताजी माताजी। तो इसलिए आप लोग जो भी आपके पिताजी कहते हैं, जो भी आपके माताजी कहते हैं, आप उनके बात को मानें और जो भी वो आपसे चाहते हैं आप उनको पूरा करें। ठीक है, आपको आपके लिए वो पढ़ाई, आपके लिए जो है वो खर्च देते हैं, आपके लिए वो काम करते हैं, तो आपको भी अपना 100% देके पढ़ाई करना है, मेहनत करना है और अपना अच्छे से रिजल्ट ला के दें। हम लोग के पास काम क्या है? बस पढ़ाई तो करना है ना, पढ़ाई करना है, थोड़ा बहुत घर का काम करना, फिर पढ़ाई करना है, बस यही है हम लोग। उन लोगों को घर में काम कहाँ मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, सारा जो है वो माता पिता का काम है। लेकिन हमारा काम क्या है? पढ़ाई करना। तो हम लोग पढ़ाई करके ही जो है अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपने पूरे परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पिताजी ही एक ऐसे महान शख्स है जो कि चाहता है कि जो मेरा बेटा है वो हमसे भी आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। फटाफट जितने भी लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए, एक बार वीडियो को शेयर करके सभी लोगों को ज्वाइन कर दीजिए। अब हमको लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्लास में, क्लासेस जो मस्त चलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। हम लोग आज का बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार क्लास आज की होने वाली है। और आप सबको पता है इतिहास का जो है आज हम लोग पहला चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ईटे मनके तथा अस्थियां। ठीक है, तो ईटे मनके तथा अस्थियां का ये पार्ट 2 है, याद रखिएगा। ये आपका है पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना और इमारतों के बारे में। और यहां से आपको एक क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी लगभग यहां से पूछा जाता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना के बारे में संक्षिप्त में विवरण दें, या फिर डिटेल में लिखें, या फिर विस्तार से लिखें, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का या तो नगर योजना या तो इमारतें, इन दोनों के बारे में अक्सर आपको पूछा जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए नगर योजना क्या होता है, इसको आप अपने से भी जवाब दे सकते हैं। देखिए नगर योजना होता क्या है, मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा कि जैसे हम लोग कोई भी आजकल बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी घर बनाते हैं, यहाँ तक कि छोटा छोटा बेंच और डेस्क भी बनाते हैं, तो एक प्लानिंग के तहत बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, ताकि वो इधर उधर ना हो, है ना। एक घर बनाते हैं तो पहले देखते हैं कि प्लॉट कितना बड़ा है, जमीन कितना बड़ा है, उनके बाद इसमें कितना कमरा आएगा, किचन किधर बनेगा, बाथरूम किधर बनेगा, गेस्ट रूम किधर बनेगा, बेडरूम किधर बनेगा, इन सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए एक घर को बनाते हैं। तो ठीक हड़प्पा वासी, क्योंकि आप सबको पता है हड़प्पा जो है वो शहरी सभ्यता थी, एक विकसित सभ्यता थी, जो जिंदगी आज हम लोग जी रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग जी भी नहीं रहे हैं, तो ये जिंदगी जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लोग जी रहे थे। तो वहां के जो लोग थे, हड़प्पा वासी जो थे, वो जो एक शहर का जो हम लोग तो घर का भी सही से प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो शहर का एक प्लानिंग करता था। कैसे, मैं आपको यहाँ पर समझा सकता हूं कि जैसे देखिए आप यहाँ पर कि वो लोग क्या करते थे, मान लेते हैं ये सड़क बनेगा, पहले वो लोग सड़क को बनाता था, सड़क को बनाने के बाद इससे छोटा छोटा गली को निकालता था। ठीक है, ये क्या है आपका मेन सड़क है, यानी कि रोड है, जिसको हम लोग NH रोड कह सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा जो भी कह दीजिए। उनके बाद ये छोटा छोटा गली है, ये क्या है, छोटा छोटा गली है। फिर देखिए इसके साइड में जो है छोटा छोटा नाला होता था, छोटा या बड़ा जो भी बोलिए, इसके दोनों साइड में क्या होता था, छोटा छोटा नाला होता था। फिर इस नाले को चबूतरे से, यानी कि इस नाले को ईंटों से मतलब कि उसको ढका भी जाता था। ऐसा नहीं है कि आज के दिन आप देखेंगे कहीं कहीं पे जो नाला बना हुआ है वो भी क्या ढका हुआ नहीं, इससे क्या होता है, बदबू आती है। लेकिन यहाँ पर जो नाला होता था इसको ऊपर से ढक दिया जाता था। ठीक है, उनके बाद फिर ये जो छोटा छोटा गली होता था इसमें भी नाला होता था, ताकि इस नाले से इस मेन नाले में जाए। ठीक है, फिर उनके बाद घर जो बनाया जाता था वो इस सड़क में अच्छे से बनाया जाता था डिजाइन के साथ, कि घर जो है ऐसा बनेगा, घर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक, घर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब यहाँ से जो पानी निकलेगा इस नाले के तहत इस नाले में आएगा, फिर इस नाले से कोई बड़ी सी नदी में, कोई बड़ी सी समुद्र में जाकर के पानी गिरेगा। अब आप एक चीज बताइए,
आज जो हमारे यहाँ सड़क बनता है वो कैसे बनता है आप सबको पता है? पहले बनता है घर। पहले क्या बनता है? घर बनता है। यानी कि अगर 10-15 घर बन गया, अगर 10-15 घर बन गया, मान लेते हैं एक गांव है जहां पर 15-20 घर बन गया, वहां पर कोई सड़क नहीं था, 15-20 घर बनने के बाद तब एक सड़क बनता है। आप सबको ये बात से सहमत है कि नहीं? सहमत है कि नहीं है? लेकिन वो लोग क्या करते थे, वो लोग पहले सड़क, फिर नाला, फिर उसके बाद लास्ट में घर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले बनाते हैं घर, फिर बनाएंगे कच्ची सड़क, फिर बनाएंगे पक्की सड़क, फिर उनके बाद बनाएंगे नाला, वो नगर बन जाए तब। तो आप समझ सकते हैं आज भी हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं उस वक्त के मुकाबले में। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको मेन मोटिव जो है वो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं, फिर आपको कहानी पूरा समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, जिसमें नगर योजना और इमारतों के बारे में क्या पता आपको है? इमारत उस वक्त में पक्की ईंटों का बनाया जाता था घर, एक सही स्ट्रक्चर के साथ। उसमें स्नानघर भी होता था, स्नानघर में गर्म पानी ठंडा पानी होता था, स्नानघर में जाने के लिए सीढ़ी भी होता था, कुआं भी होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी यार। विकसित सभ्यता आप अनुमान लगा के इसका जवाब दे सकते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की एक सबसे बड़ी और अद्भुत विशेषता इसकी नगर योजना थी। अद्भुत को क्यों इस्तेमाल की है, मतलब कि आप ऐसा सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जो विशेषता ये हड़प्पा सभ्यता की थी, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की एक सबसे बड़ी और सबसे अद्भुत जो विशेषता है वो था इनकी नगर योजना। यानी कि नगर का एक निर्माण करना, भाई एक रोड बनाओ, एक नाला बनाओ, गली बनाओ, ये बहुत बड़ी विशेषता थी। आज के दिन भी पॉसिबल नहीं है। मान लेते हम सड़क और नाला आज बना दी, उनके बाद क्या पता वहां घर बने ही ना, ये भी हो सकता है। उनके बाद अभी तक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 250 से भी ज्यादा स्थलों को खोजा जा चुका है ना। लगभग हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ जो भी जगह था, तो लगभग 250 से भी ज्यादा स्थल को जो है खोजा जा चुका है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना व वास्तुकला थी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तब वहां पर आपको लिखना है नगर योजना व वास्तुकला। नगर योजना व वास्तुकला जो है ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। ठीक है, आगे देखिएगा, इनमें से 6 स्थलों को ही नगर माना जाता है, जो कि निम्न है। याद रखिएगा, नगर क्या होता है भाई, जैसे गांव होता है, गांव के बाद शहर, या फिर आप लोग नगर बोल सकते हैं। जैसे पटना क्या है, वो एक नगर है। ठीक है, दिल्ली क्या है, वो एक नगर है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें से 6 जो नगर था वो ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से फेमस था, मशहूर था, जिसको लगभग सब जानता है ना। हड़प्पा सभ्यता के 6 स्थल है जिसको लगभग सब जानता है। एक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के बारे में आप सबको पता है। हड़प्पा का खोज किसने किया था, फटाफट कमेंट करिए। हड़प्पा का खोज सबसे पहले किसने किया था? यस सर, नगर योजना व वास्तुकला प्लीज बताइए, पेड नोट्स है। सबके बारे में बात करेंगे डियर, डोंट वरी। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा का जो खोज है वो किया था दयाराम साहनी ने। ये बार बार बताने का मतलब क्या है कि आपको याद हो जानी चाहिए, है ना, याद हो जानी चाहिए। कब किया था? 1921 में। उनके बाद मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का जो खोज है, यही दोनों क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो आर.डी. बनर्जी का फुल फॉर्म होता है रखलदास बनर्जी। ठीक है, रखलदास बनर्जी। तो इसका जो खोज है वो हुआ था 1922 में। याद रखिएगा, इसका खोज कब हुआ था? 1922 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, हड़प्पा का जो खोज है वो किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो किया था आर.डी. बनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं रखलदास बनर्जी, जिसको खोजा गया था 1922 में। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे? प्रमुख स्थल थे, यानी कि इसको बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, आज भी जानते हैं। और ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है आज पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी आपको फटाफट कमेंट करना है, कितना होता है, फटाफट बोलिए। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी फटाफट आप लोग बताएंगे। उनके बाद एक चीज और, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी। मैं आपको कल बता चुका हूं ये सारा चीज, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव अगर आपका क्लियर होगा तो इससे आप बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा जो है बिल्कुल 483 किलोमीटर। सबसे पहले जवाब दिया है संगीता गुप्ता ने, उसके बाद मोहम्मद सऊद। क्या बात है संगीता गुप्ता, चलिए बहुत जबरदस्त। 483 किलोमीटर जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है। प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो देखिए इनमें से जो 6 स्थल था, 6 स्थल में एक है हड़प्पा, एक है मोहनजोदड़ो, एक है चंद्रद्रो। ठीक है, फिर जो आगे स्थल है वो है आपका लोथल, कालीबंगा और बनावली। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता है ना, बनावली के बारे में भी पूछा जाता है। बनावली जो है वो आपका हरियाणा में स्थित है ना। कालीबंगा कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करिएगा। कालीबंगा कहाँ पर? एक हम आपको बताते हैं तो एक आप बताइए।
एक दोनों हाथ से रोटी पकता है, तो हम बताएंगे बनावली जो है हरियाणा में, तो आप बताइए कालीबंगा कहाँ पर है? लोथल गुजरात में। चलो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट करिए। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, बहुत जबरदस्त। कौन है? करीना कुमारी सबसे पहले जवाब दिया, राजस्थान। क्या बात है, चलिए जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो याद रखिएगा बनावली आपका हरियाणा में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, और लोथल जो है आपका गुजरात में है। ठीक है, और उनके बारे में हम लोग पढ़े, लोथल, बनावली, कालीबंगा, लोथल, उनके बाद मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो और हड़प्पा। ये जो 6 शहर था वो प्रमुख था, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस था। जैसे आज के दिन अगर दिल्ली, मुंबई, उनके बाद पटना वगैरह की बात करें फेमस है, तो उस वक्त में ये 6 स्थल जो है बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है। इनमें जो 2 नगर है, एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो, ये मशहूर है सबसे ज़्यादा। ये 6 में भी सबसे ज़्यादा मशहूर कौन है? एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। क्या आप लोग को पता है? बिल्कुल पता है। वर्तमान में ये दोनों शहर कहाँ है? पाकिस्तान में। अभी हमने आपको कहा कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो अभी पाकिस्तान में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विकसित हुआ था हड़प्पा सभ्यता वो किधर हुआ था? पश्चिम उत्तर में, मतलब या तो पश्चिम के साइड में, पश्चिम में क्या आता है? पाकिस्तान आता है, और उत्तर का मतलब हुआ अफगानिस्तान को ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता था वो आपका पश्चिम उत्तर साइड में था, यानी कि पश्चिम और उत्तर की तरफ। ठीक है, तो ये जो आपका पाकिस्तान में अभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, और ये सबसे ज़्यादा मशहूर था। उसके बाद हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की बीच की जो दूरी है वो कितना था? 483 किलोमीटर, जो कि आप लोगों ने बताया, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, याद रखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी 483 किलोमीटर थी। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी था। ये भी आप लोग को याद रखना है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। बच्चों क्या थी? जुड़वा राजधानी। आपको पूछा जाएगा निम्न में से जुड़वा राजधानी कौन सा है, तब आपको वहां पर जवाब देना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। मजा आ रहा है आप लोगों को? फटाफट आप लोग कमेंट करिएगा। वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए आप लोग जितना हो सके। बहुत सारे बच्चे जो है ज्वाइन हुआ था, लेकिन क्या हो गया कि हम लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो जिसके कारण जो है बहुत सारे बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। कम से कम एक स्टूडेंट को शेयर करेंगे तो भी जो है 200 बच्चे यहाँ पर हो जाएंगे। तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप है, जो भी दोस्त है, उनको बताइएगा कि तनु क्लासेस .com में जो है वो तैयारी शुरू हो चुकी है, और बहुत ही ज़बरदस्त के साथ हम लोग यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, कहने का मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता था, जो सिंधु घाटी सभ्यता था, उनका नगर योजना किस प्रकार होता था, क्या क्या उस वक्त में होता था, सारी चीज़ों को जानते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें और मकान बनाने से पहले उसकी पूरी योजना या कहें तो चित्र बने जाती थी, जो आज के दिन हम लोग कर रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा कि हम लोग कोई भी बिल्डिंग, कोई भी शहर, कोई भी मतलब होता है, जैसे आज के दिन पार्लियामेंट जो नया बना है, तो उसका पहले क्या था? पूरा रोड को बनाया, पूरा स्ट्रक्चर को बनाया। यहाँ पर जो है इंडिया गेट था, तो इंडिया गेट के हिसाब से पुराना जो पार्लियामेंट था उसके हिसाब से सारी चीज़ों को अच्छे से डिजाइन करके, अच्छे से स्ट्रक्चर करके तब बना। तो उस वक्त में भी होता था, आज से हजारों साल पहले। याद रखिएगा बच्चों, आज से हजारों वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें और मकान है, बनाने से पहले उसकी पूरी योजना या तो कहें तो चित्र बने जाती थी। चित्र बनाया जाता था, कहाँ पर घर बनेगा, कहाँ पर नाला, कहाँ पर सड़क, जो आज के दिन हो रहा है वो होता था, समझो। उनके बाद मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, और ईंटों का आकार जो है वो होता था आयतकार, जो कि आज के दिन होता है। क्या ईंटा आयतकार का होता है? आयतकार किसको कहते हैं? ये जो लंबाई है, ठीक है, एल जो है, या इसको अगर हम लोग बोलेंगे बी और इसको बोलेंगे एल, तो जो एल है वो ज़्यादा होता है, यानी कि लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है इसको हम लोग आयतकार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? आयतकार। ठीक है, और जो वर्ग होता है, यानी कि चारों अगर भुजा बराबर हो, चारों भुजा अगर बराबर हो तो इसको कहेंगे वर्ग, और आमने सामने की अगर भुजा बराबर हो तो इसको कहेंगे आयतकार। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आयतकार। ठीक है, तो आयतकार जो है वो ईंटा का साइज कैसा होता है? आयतकार होता है। तो मकान बनाने के लिए जो पक्की ईंटों का जो इस्तेमाल किया जाता था, किसका? पक्की ईंटों का, जो आज के दिन में करते, कच्ची ईंट नहीं, पक्की ईंट, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, और ईंटों का जो आकार है वो होता था आयतकार। ठीक है, आगे देखिएगा, नगर को 2 भागों में बांटा गया था। एक है ऊंचाई पर बनाया गया था, जिनका नाम रखा गया था दुर्ग, आपका ये एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है, और एक निचला भाग था जिसका नाम था निचला शहर। तो याद रखिएगा, जो निचला शहर था उनका नाम तो निचला शहर था, और जो ऊपरी शहर था उनका नाम था दुर्ग। क्या नाम था? दुर्ग। याद रखिएगा, क्या नाम था आपका?
दुर्ग। ठीक है, तो वहां पर जो नगर को है दो तरीके से बनाया जाता था, दो तरीके से। अगर किसी नगर को ऊपर थोड़ा सा बनाया गया तो उसका नाम पड़ा दुर्ग, और किसी को नीचे बनाया गया तो उसका नाम पड़ा निचला शहर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको नगर को दो भागों में बांटा जाता था। ऊंचाई पर जो बनाया गया था उसका नाम दुर्ग पड़ा, और जो निचला भाग पर बनाया गया था उसका नाम निचला शहर पड़ा। आगे अब हम लोग देखते हैं, दुर्ग जो है वो छोटा शहर था। अब आप लोग बोलेंगे सर दुर्ग तो ऊंचाई में बनाया जाता था, वो छोटा कैसे? तो बच्चों हम सबको पता है, अगर ऊपर बनाएंगे तो थोड़ा सा हिलने डुलने का खतरा रहता है, तो खतरा के कारण हम लोग उसको छोटा, यानी कि उस वक्त में इसको छोटा बनाया जाता था। तो याद रखिएगा, एक सही मतलब, जैसे देखिए कोई भी चीज़ को ऊंचा में बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो छोटा होगा, नीचा में बनाएंगे तो गिरने का खतरा कम है, तो यहाँ पर बड़ा बनाएंगे, है ना। तो ठीक वैसे ही करता था, जैसे हम लोग कोई अगर पहाड़ भी देखते हैं तो नीचे में बहुत बड़ा होता है, ऊपर जाते 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 छोटा हो जाता है। एक याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आजकल बहुत सारे बिल्डिंग ऐसा भी है जो थोड़ा नीचे छोटा होता है, ऊपर बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो उसमें नहीं, बस याद रखने के लिए। तो दुर्ग जो है वो छोटा शहर था, वही निचला शहर जो है वो काफी बड़ा। ये दोनों शहर दीवारों से घिरा था। दुर्ग को चबूतरे पर बनाया गया था, इसलिए यह शहर ऊंचा दिखता था। समझ में आ गया? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं आपको एक बार फिगर के साथ समझाना चाहता हूं। देखिए मैं यहाँ पर कह क्या रहा हूं, देखिए मान लेते हैं जो ये है आपका, वो है चबूतरा। ठीक है, ये क्या है? चबूतरा क्या होता है? एक पत्थर समझ लीजिए, एक पत्थर है। ठीक है, उनके बाद अब हम एक शहर को यहाँ पर बना रहे हैं। ये क्या है? एक शहर है। ये क्या है? शहर है। तो इसी को कहेंगे दुर्ग, इसी को कहेंगे दुर्ग। इसको क्या कहेंगे? दुर्ग कहेंगे। ठीक है, अब एक शहर यहाँ पर बन रहा है, एक शहर जो है यहाँ पर बन रहा है, ये भी क्या है? आपका शहर है। तो इसी को कहेंगे निचला शहर। इसको क्या कहेंगे? निचला शहर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा तो आपको, हमको लगता है 100% याद हो जाएगा। इसको कहेंगे निचला शहर। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो शहर है वो होता था बड़ा, ये शहर जो है वो होता था बड़ा। ठीक है, क्लियर लिखता हूँ। ये जो शहर है वो होता था बड़ा। ठीक है, और ये जो शहर है वो होता था छोटा, ये होता था छोटा। ठीक है, तो ये जो निचला शहर है, सबसे पहले इसको निचला शहर कहा जाता है। ये जो ऊपर है ये उसको दुर्ग कहा जाता है। और ये ऊपर क्यों होता था? तो क्योंकि ये जो शहर है वो चबूतरे पर बनाया जाता था। किस पर? चबूतरे पर। एक चबूतरा होता था, उसके ऊपर अगर किसी शहर को बनाया जाए तो उसको बोलेंगे दुर्ग। ठीक है, और ये जो दुर्ग है वो हमेशा छोटा होता था, और ये जो निचला शहर है वो हमेशा बड़ा होता था। अब एक चीज, ये सब कुछ जो है दीवारों से घिरा हुआ होता था। ये सब कुछ कैसे होता था? दीवारों से घिरा हुआ। तो याद रखिएगा, ये जो सब कुछ है, मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं कि ये जो सब कुछ है, ये जो दोनों शहर है, दोनों शहर, एक शहर की बात नहीं हो रही है, दोनों शहर जो है दीवारों से घिरा होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। मजा आ रहा है आप लोगों को? फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चे अभी आ रहे हैं। बच्चों बताओ आप लोग कहाँ थे उस समय से? भाई क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, आप सबको बताएं कि रेगुलर क्लास होगी। अब आप लोग रेगुलर नहीं आ रहे हो ना, मतलब यही होता है, यही होता है भरोसा। प्लीज आप लोग इधर ध्यान दें, इधर आप लोगों को इतना मेहनत से आप लोग भी अपना टाइम दे रहे हैं, हम भी अपना टाइम दे रहे हैं, तो प्लीज इधर ध्यान दीजिए आप लोग प्लीज। संजय पलक, क्या नाम, अंकित सिंह, जो भी पढ़ा रहे हैं प्लीज वो पढ़िए। फिर हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ेंगे, आपको हम वादा कर चुके हैं, सारा चीज़ आपको पढ़ाएंगे डियर, डोंट वरी। सर ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस का क्लास कब से होगा जी? प्लीज़ बताइए। जी होगा, होगा, वो भी होगा। लव यू सर। जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लास टाइम 7 बजे है। आप लोग 7 बजे शायद कहीं और रहते हैं, पता नहीं कहाँ पर रहते हैं सर। आप पढ़ाइए। चलिए, थैंक यू। पढ़ा रहे हैं, विश्वास कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। विश्वास करना है, विश्वास पे ही दुनिया है। मैंने कहा ना कि आज कल से जो आपकी क्लास रेगुलर हुई है, अब मुझे लगता है कोई कारण होगा तभी क्लास बंद होगा, नहीं तो क्लास जो है अब बंद होने वाली नहीं है। डिजिटल पैनल हम लोग का लग गया, कैमरा आपके सामने है वो भी लग गया, जो इन्वर्टर वगैरह है, बिजली का दिक्कत होता है वो भी लग गया, वाईफाई वगैरह सब लग गया, नेटवर्क वगैरह सारा प्रॉब्लम। अब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो उसको भी 1-2 दिन के अंदर जब हम लोग करेंगे, क्योंकि जब आप धीरे धीरे करेंगे तभी तो सीखेंगे। एक दिन में कोई कुछ नहीं सीखता है। आप अगर एक दिन में पढ़ेंगे तो ये कुछ याद नहीं रहेगा, अभी सुनेंगे अभी भूल जाएंगे, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। लेकिन अगर इसी को PDF को आप ले लेते हैं, रिवाइज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये PDF जो है वो आपको मिलेगा। PDF कहाँ पर मिलेगा? तनु क्लासेस ऐप में। और तनु क्लासेस ऐप आपको कहाँ पर मिलेगा? प्ले स्टोर में। लेकिन वो अभी प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा डाउनलोड किए हैं कि वो अभी क्रैश हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ ही देर में, 1 दिन के बाद वो आ जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। टीम से बात हो गई है, ठीक है ना। चलिए,
तो शहर के बारे में आपको समझ में आ गया कि जो दुर्ग शहर है वो छोटा होता था और निचला शहर जो है वो काफ़ी बड़ा होता था। ये दोनों शहर दीवारों से घिरा था, दुर्ग को चबूतरे पर बनाया गया था, इसलिए ये शहर ऊंचा दिखता था। और हमने आपको कहा कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में जो पढ़ा होगा उसको समझ में 100% आ रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी जल निकास प्रणाली, ठीक है। एक तो नगर योजना सबसे बड़ा विशेषता था ही था। अब जो सबसे बड़ी विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की वो क्या था, जल निकास प्रणाली, जो कि आज के दिन भी नहीं है। अगर हम लोगों का पानी गांव में आप अक्सर देखते होंगे, किसी का घर का पानी अगर किसी के घर के वहाँ चला गया तो वो क्या करता है, लड़ाई करने लगता है कि तुम्हारा पानी मेरे यहाँ नहीं आना चाहिए, चाहे वो बारिश का ही पानी क्यों ना हो। होता है ना, बिल्कुल होता है। तो इसका जो सुविधा है वो हड़प्पा वासी ने निकाल लिया था। इसका जो समाधान है वो कर चुका था। समाधान क्या था, समाधान था कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो पानी है वो नाले के द्वारा जाएगा। और हमने अभी आपको कहा कि जो वहाँ का सड़क है वो कैसा होता था, जैसे मान लेते हैं ये आपका सड़क है, ये आपका सड़क है, उनके बाद ये बगल में क्या है, नाला है। तो ये तो हो गया मेन नाला। उनके बाद अगर इसके बगल में कोई गांव होता था, गांव के लिए ये सड़क हो गया, फिर इस गांव के बगल में भी छोटा 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 नाला होता था। अब समझिए, अब घर से यहाँ मान लेते घर बना, अब ये घर का पानी यहाँ गया, यहाँ से यहाँ पानी गया, यहाँ से जहाँ पानी जाना है वहाँ चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उस वक्त में हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ पर विकसित थे, जो कि अभी नहीं है बट थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जल निकास प्रणाली। यहाँ की सड़कों को ग्रिड पद्धति यानी कि जालनुमा में बनाया गया था। जालनुमा का मतलब क्या होता है, ऐसे 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 जाल जो होता है ना, जाल आप देखते होंगे, जैसे मच्छरदानी आप लोग देखे होंगे, है ना। तो मच्छरदानी को क्या कहेंगे, जालनुमा। क्या कहेंगे, जालनुमा, ठीक है। तो यहाँ का जो वो होता था, सड़क जो होता था वो ग्रिड पद्धति यानी कि जालनुमा से बनाया गया था। और यह सड़कें सीधी होती थी। ये जो सड़कें हैं वो ऐसे 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 नहीं होती थी, वो क्या होती थी, सीधी होती थी। और दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, VVI कर दीजिए इसको। क्या पूछा जाता है कि बताइए हड़प्पा के जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को किस कोण पर काटती थी, तो समकोण पर। मान लेते हैं ये आपका मेन रोड है, अभी हमने को कहा क्या है, ये आपका मेन रोड है, ये क्या है, मेन रोड है, यानी कि मेन सड़क है। अब इस जो ये सड़क को अगर ऐसे करके हम लोग खींचेंगे, ये छोटा छोटा सड़क है, तो ये सड़क जो है वो क्या है, 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री को ही हम लोग कहते हैं समकोण। 90 डिग्री को क्या कहते हैं, समकोण। तो यहाँ आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मान लेते हैं ये आपका सड़क है, ये क्या है, सड़क है, और मेन सड़क हो गया, और ये छोटा छोटा सड़क हो गया, ये छोटा छोटा सड़क हो गया, ठीक है, जो कि बड़ा सड़क से जुड़ा हुआ था। तो इसके और इसके जो बीच की मतलब डिग्री है वो कितना है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। याद है 10th क्लास में त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़े थे, जहां पर हम लोग 90 डिग्री को क्या कहते थे, समकोण कहते थे। तो ये जो सड़क है एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर काटती है, ठीक है। चलिए अब तो याद रखिएगा कि यहाँ के जो सड़कें हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग देखेंगे वहाँ की नगर योजना, वहाँ के सड़क के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देखने वाले हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि बस्ती जो है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ऐसा मालूम पड़ता है कि बस्ती बसने से पहले सड़क और नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके बाद बस्तियों को बसाया गया था। अभी हमने आपको क्या कहा कि वहाँ की जो पहले बस्तियों को, पहले सारी चीज़ों को बनाया जाता था, फिर उनके बाद जो है वहाँ पर घर को बसाया जाता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो कितने विकसित थे। लेकिन क्यों पूछ रहे हो सर, हड़प्पा सभ्यता देश आज़ाद हो गया तब मिला क्या? नहीं, आज़ाद तो हुआ था 1947 में ना, वो तो 1921 में इनके बारे में पता चल गया। अंग्रेज़ सबसे पहले इनका खोज शुरू किया था, है ना। खोज वो जो था ना, क्या नाम था उसका, उनके बारे में भी देखेंगे अभी आपको अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। जिनको हम लोग कहते हैं कि उनका एक वहम था, उनके बाद फिर दयाराम साहनी ने खोज निकाला। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पहले जो है वहाँ पर सड़क को और नालियों को बनाया जाता था, फिर उनके बाद वहाँ पर बस्तियों को बसाया जाता था। लेकिन आज पहले बस्ती बसता है, फिर सड़क बनता है, फिर नाली बनता है, ठीक है। नालियाँ ईंटों पत्थरों से बनाई जाती थी और नालियों को अंदर से प्लास्टर भी किया जाता था।
जितना भी चीज़ आप एक एक लाइन को लिख सकते हैं। नालियाँ जो है वो या तो ईंटों की बनाई जाती थी या पत्थरों की बनाई जाती थी, और नालियों को जो है वहाँ पर प्लास्टर भी किया जाता था। प्लास्टर समझ रहे हैं आप लोग, क्या किया जाता था? प्लास्टर भी, ताकि पानी जो है वो बाहर ना निकले, पानी वो अंदर में ही रहे। ठीक है, नालियों को ऊपर से ढका भी जाता था, और कुछ जगह नालियों को रंगने के लिए चूने और जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता था। याद रखिएगा, नालियों को जो है उस वक्त में क्या किया जाता था? ढका भी जाता था। क्यों? ताकि वो जो बदबू है वो बाहर ना निकले। उनके बाद वहाँ पर उसको कलर कर, कभी कभी सुंदर दिखने के लिए, क्योंकि उस पर बैठा भी जाता था, जो चबूतरा होता था नाला का, उस पर लोग जाके बैठते भी थे, तो अब उसको कलर भी किया जाता था ताकि वो सुंदर दिखे, है ना। तो उनको क्या किया जाता था? या तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता था रंगने के लिए, या फिर कोई अदर चीज का, लेकिन रंगा जाता था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खिड़की और दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की तरफ से खुलती थी, जो कि आज आप लोग नहीं देखेंगे। आज हम लोग सड़क और दरवाजा और जो खिड़की बनाते हैं वो सड़क की ओर बनाते हैं, लेकिन हड़प्पा वासी जो है वो क्या करते थे? जो खिड़की है, जो दरवाजा है, वो सड़क अगर मान लेते हैं, सड़क अगर सामने में है और इधर घर है, तो सामने में खिड़की नहीं रहेगा, वो उसके पीछे साइड में खिड़की रहता था, है ना। तो हड़प्पा वासी क्या करता था कि जो दरवाजे और ये खिड़की वगैरह बनाता था, वो सड़क की ओर ना खोल करके कहाँ पर बनाता था? सड़क के ऑपोजिट साइड में। मान लेते सड़क अगर इधर है, घर यहाँ पर है, तो जो दरवाजा है वो यहाँ पर बनेगा, इधर नहीं, सड़क की तरफ नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खिड़की दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की तरफ खुलती थी। मोहनजोदड़ो शहर में विशाल स्नानघर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो ये पीडीएफ वगैरह आपको ऐप में मिल जाएगा। तो मोहनजोदड़ो शहर में विशाल स्नानघर का जो अवशेष भी मिला है, इससे पता चलता है कि वे लोग स्नानघर में नहाते थे, है ना। तो मोहनजोदड़ो शहर से हम लोगों को विशाल स्नानघर, आपको पूछा जाएगा कि बताओ विशाल स्नानघर का जो अवशेष है वो कहाँ से मिला, तो वो जो है हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो शहर में जो है विशाल स्नानघर का अवशेष भी मिला है। इससे पता चलता है कि लोग जो है स्नानघर में नहाते थे, बाथरूम स्नानघर। ठीक है, मकान में स्नानघर सड़क और गली के नजदीक बनाया गया था, ताकि पानी आराम से नाली में जा गिरे, क्योंकि नाली भी सड़क के नजदीक ही बनाए जाते थे। ठीक है, और स्नानघर को कहाँ बनाया जाता था? जैसे कोई अगर कच्ची सड़क है या फिर जो भी उस वक्त में सड़क जो है वो पक्की होता था, तो जिस सड़क के बगल में ही स्नानघर को बनाया जाता था। क्यों? ताकि जो भी स्नानघर में पानी होगा वो पानी आसानी से नाला में चला जाए, फिर उस नाला से बड़ा नाला में चला जाए, फिर वहाँ से वो पार हो जाए। ठीक है, तो मकान में स्नानघर सड़क और गली के नज़दीक क्यों बनाया जाता था? आपको समझ में आ गया, क्योंकि पानी आसानी से नाला में चला जाए। अब आगे देखिएगा, हड़प्पा शहर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। और हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा शहर है, यहाँ से भी आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी शॉर्ट, कभी कभी लॉन्ग, कभी कभी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए हड़प्पा शहर, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई थी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला जो खोज हुआ था वो किसका हुआ था? हड़प्पा शहर की। कब किया गया था? 1921 में। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले शहर की खोज हुई थी हड़प्पा शहर की, और कब हुआ था? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज 1921 में किया था। अगर आपको पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा शहर के बारे में कुछ बताएं, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया, उनके बाद किसने किया, इसका खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में। उनके बाद हड़प्पा शहर में क्या क्या फेमस है? जैसे ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थलों में से एक था हड़प्पा सभ्यता का, है ना। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई। दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज 1921 में किया था। हड़प्पा सभ्यता का जो ज़्यादातर भाग है वो रेलवे लाइन बनाने के कारण नष्ट हो गया, है ना। जो रेलवे लाइन था, क्योंकि पाकिस्तान में जब रेलवे लाइन को बनाया गया था, तो जो भी हड़प्पा शहर का जो ज़्यादातर भाग है वो रेलवे लाइन का मतलब क्या? जो पटरी होता है भाई, मतलब ट्रेन जाने के लिए जो पटरी बनाया जाता है, तो पटरी बनाने के लिए जगह को तो बर्बाद करना पड़ेगा ना, अच्छे से खुदाई वगैरह करना पड़ेगा ना। तो वो खुदाई वगैरह की वजह से जो है हड़प्पा शहर सबसे ज़्यादा विनाश हो गया। ठीक है, तो ज़्यादातर भाग जो है वो रेलवे लाइन बनाने के कारण क्या हो गया? नष्ट हो गया। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा, जो हड़प्पा शहर है वो आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा शहर में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये आपका सारा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, हड़प्पा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। उनके बाद हड़प्पा शहर में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। आपको पूछा जाएगा, बताओ हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां पर स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखता है?
तो आपको वहाँ पर जवाब देना होगा बच्चों, क्या जवाब देना होगा कि ये शहर का नाम है हड़प्पा शहर। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का उस स्थल का नाम है हड़प्पा, जहाँ से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा शहर से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और आपको पूछ दिया जाए कि बताओ शतरंज की तरह जो खेल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तब आप लोग को वहाँ पर जवाब देना है शतरंज की तरह जो खेल है वो हम लोगों को प्राप्त हुआ है हड़प्पा शहर से। तो 3 क्वेश्चन हमको लगता है आपको पहले से आता था। सबसे पहला जो हड़प्पा सभ्यता का खोज है वो तो दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किया था। ये दोनों क्वेश्चन आता होगा। हड़प्पा शहर अभी पाकिस्तान में है, ये भी आता होगा। उनके बाद हड़प्पा शहर सबसे विकसित शहरों में से एक था, वो भी पता होगा आपको। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, ये भी आपको पता होगा। लेकिन 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर नया बना। सबसे पहला, जो स्त्री के गर्भ से जो पौधा निकलता दिखता है, स्त्री के गर्भ से जो पौधा निकलता दिखता है, ये कहां पर पता चला कि स्त्री की गर्भ से पौधा निकलता था, तो ये निकलता दिखता है वो कहां पर, हड़प्पा शहर में। ठीक है, उनके बाद जो शतरंज की तरह खेल, शतरंज खेल आप सबको पता है ना, शतरंज खेल, तो जो शतरंज की तरह खेल है वो कहां से मिला, तो वो भी हड़प्पा से मिला। ठीक है, वो भी हड़प्पा से मिला। और ज्यादातर जो जगह है हड़प्पा का कैसे बर्बाद हुआ, रेलवे लाइन बनाने के कारण। ठीक है, रेलवे लाइन बनाने के कारण। जो अगला है वो है मोहनजोदड़ो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है यार। ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों को, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताइए, मज़ा आ रहा है। वीडियो को आप लोग कल क्या बोले थे कि 260 का टारगेट पुराना है, लेकिन आज आप लोग खुद नहीं आए, है ना। आप लोग तो यार धोखा दे दिए भाई। रेलवे लाइन सर अब यूट्यूब पर डे क्लास चलेगा, जी बिल्कुल मोहित राय, मैं बार बार बता रहा हूँ 7 बजे पर डे आप लोगों की क्लास चलेगी। सात बजे पर डे जो है आप लोगों की क्लास चलेगी। बहुत सुंदर सर, बहुत मज़ा आ रहा है सर। चलिए थैंक यू, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो बहुत खुशी होती है हमें, है ना। आप लोग हैं यार, कोई है भी नहीं, बस आप ही हैं, कमेंट है और कुछ नहीं, कोई वही नहीं। ठीक है सर, मेरा कमेंट दिखाइए ना प्लीज़। शादिया सना, मुनफ राजा सर, क्लास टाइम 7 बजे भाई, कितना बार बताएं, 7 बजे, 7 बजे क्लास टाइम आपका 7 बजे। ठीक है, 7 PM, शाम 7 को, 7 बजे, 7 बजे, 7 बजे हमेशा से वही उसी टाइम पे क्लास होती है। आप लोग को जुड़ना है हर हाल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं हिंदी इंग्लिश भी आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप, ऐसा मत सोचिए हिंदी इंग्लिश का क्या होगा, हिंदी इंग्लिश भी आपका होगा और बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, नहीं सर हम आए हैं जी, बहुत सारे बच्चे अभी तक तो आ गए हैं, लगभग कल भी इतना बच्चा थे, लेकिन आप लोग को टारगेट क्या दिए थे कि 260 पुराना है, लेकिन आप लोगों ने नहीं पुराया। हड़प्पा से मिला था, हड़प्पा से। ठीक है, चलिए शतरंज की तरह खेल का प्रमाण कहाँ से मिला, हड़प्पा से। नूर तरन्नुम खातून बोल रही है सर हम अपने 5 फ्रेंड को लाए हैं। थैंक यू सो मच नूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 5 स्टूडेंट को लाए यार, बहुत बड़ी बात है। एक स्टूडेंट 5 को लेके आए तो 500 तो एक ही दिन में पूर जाए। चलिए आप पॉलिटिकल साइंस का भी, जी बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस भी हम ही आपको पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी का अलग टीचर है, ठीक है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के अलग टीचर है, वो आपको कोई दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा कौन। होम साइंस 8 बजे कौन सी क्लास है आपकी, ऐप में क्लास होगी 8:30 बजे, नॉट 8 बजे। चलिए तो हेलो सर आई एम न्यू स्टूडेंट, राजू कुमार क्रिएशन। न्यू स्टूडेंट के लिए हम लोगों का एक डायलॉग है, आइए सबसे पहले सब्सक्राइब करिए फिर पढ़ाई शुरू करिए। ठीक है, चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बार बार करने के लिए नहीं बोलेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोहनजोदड़ो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आपके लिए हड़प्पा शहर इंपॉर्टेंट है उससे 10% ज़्यादा मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मैं तो आपको कई बात, 3-4 बात तो आपको हमको लगता है हर हाल में पता होगा। सबसे पहला, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। दूसरा, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, तीसरा, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, चौथा, मोहनजोदड़ो किस चीज़ के लिए फेमस था, 3-4, एक तो विशाल स्नानघर वहाँ पर था ही था, मैंने अभी आपको कहा कि जो विशाल स्नानघर का अवशेष है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। लेकिन और भी 2-3 चीज़ है जो कि अक्सर बच्चों को नहीं पता होता है, जो कि आज आपको बताएंगे। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर PDF जो है वो आप ऐप में ले लीजिएगा। ये सारा PDF आपको ऐप में मिलेगा, सारा एकदम पूरा क्लियर। ठीक है, देखिए, और ऐप का नाम तनु क्लासेस है, अभी आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ा सा वो हो गया। बाद में अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए
मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ये तो आपको समझ में आ गया, मृतकों का टीला का मतलब होता है मोहनजोदड़ो। इसका जो खोज है वो किया था रखलदास बनर्जी ने, यानी कि आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी को हम लोग शॉर्ट में लॉन्ग में कहते हैं रखलदास बनर्जी, रखलदास बनर्जी को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, आर.डी. बनर्जी। अच्छा, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था भाई, 1922 में, याद रखिएगा 1922 में। इसका खोज किसने किया था, रखलदास बनर्जी ने। इसका खोज किसने किया था, रखलदास बनर्जी ने। कब किया था, 1922 में, ठीक है। और आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं इसे, किसको, मतलब कि रखलदास बनर्जी को। सिंधु सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध शहर जो है वो मोहनजोदड़ो है, ये तो आपको बताया ही नहीं। जैसे हड़प्पा प्रसिद्ध था, उससे भी ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो है मोहनजोदड़ो। तो याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि बताओ सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख शहर कौन सा है, तो वो है आपके सामने, आपके समक्ष मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो है मोहनजोदड़ो, सबसे प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, ठीक है। उनके बाद मोहनजोदड़ो शहर से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य, ये बन गया पॉइंट वन, जो कि बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ बच्चों सूती कपड़े के साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है, तो सूती कपड़े के जो साक्ष्य है वो हम लोगों को मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ये तो आपको पता है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बताओ मोहनजोदड़ो का मतलब तो मृतकों का टीला होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मोहनजोदड़ो वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो है सिंधी भाषा का, ना कि हिंदी। आपको पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो में से कौन सी भाषा का शब्द है, तो वहां पे ऑप्शन रहेगा सिंधी, संस्कृत, हिंदी। आपको लगाना है सिंधी, आपको क्या लगाना है, सिंधी, ठीक है। आगे देखिएगा, बहुत जबरदस्त है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है, ये तो समझ में आ गया। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है ना, नृत्य की मूर्ति। अच्छा, सिंधु सभ्यता में मूर्ति भी था, ये कहाँ से पता चला था, तो ये मोहनजोदड़ो से ही हम लोगों को पता चला था, है ना, कि सिंधु सभ्यता में मूर्ति भी है, ये हम लोगों को जो है पता चला था मोहनजोदड़ो से। तो इसका मतलब है कि वहाँ जो है नर्तकी की मूर्ति, मतलब डांस करने वाली जो मूर्ति होती है, वो होता है ना, वो गिफ्ट वगैरह जो अवार्ड वगैरह ऐसे ऐसे दिया जाता है, आप लोग अगर देखोगे अवार्ड वगैरह फिल्म इंडस्ट्री का, तो वो मूर्ति होता है डांस करने वाली मूर्ति। तो ये कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति भी पता चली थी, तो ये जो है दूसरा है, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। पहला क्या था, सूती कपड़े के साक्ष्य, यही आपको याद हो जानी चाहिए। पहला था सूती कपड़े के साक्ष्य, और जो दूसरा है वो है आपका नृत्य की मूर्ति। ये दोनों कहां से मिला था, मोहनजोदड़ो से। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो शहर को सिंधु का बाग कहा जाता है, ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, ये भी तीसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा, ठीक है। जो तीसरा पता नहीं होता बच्चों को, वो है सिंधु का बाग। तो याद रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो है उसको कहा जाता है सिंधु का बाग। उसको क्या कहा जाता है, सिंधु का बाग। तो सिंधु का बाग किसे कहा जाता है बच्चों, मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ये भी याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानघर है, मैंने अभी क्या कहा, विशाल स्नानघर का जो अवशेष है वो हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिला है। तो एक मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानघर का अवशेष मिला है, एक सिंधु का बाग भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। उनके बाद अगला था कि जो नृत्य की मूर्ति है, जो डांस करने वाली मूर्ति है, वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर जो अगला, आपको तो पता है, इसका खोज किया था आर.डी. बनर्जी ने। उनके बाद मृतकों का टीला उसको कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, इसका खोज 1922 में किया था, आर.डी. बनर्जी ने किया था, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन अगर मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाए तो आपको जो है 5 नंबर किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। क्या आप लोगों से 5 नंबर छूटेगा, फटाफट बताओ, क्या आप लोगों से 5 नंबर छूटेगा? अगर 5 अंक में ये मोहनजोदड़ो के बारे में पूछ दिया जाए तो क्या तनु क्लासेस आर्ट कॉम के बच्चे इसको छोड़ देगा? छोड़ देगा क्या? छोड़ दोगे? चलिए आगे देखिएगा, अगला है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हम लोगों को अनेक चीज़ों से मिली है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई बताओ हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी है वो हम लोगों को कैसे मिली। आपको प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि बताओ कि हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी है वो हम लोगों को कैसे मिली, तब आपको लिखना है कि अनेक चीज़ों से मिली, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है मोहर। वो क्या है? मोहर। बोलेंगे कैसे? देखिए, जैसे आज के दिन हम लोग पासपोर्ट का प्रयोग करते हैं ना, पासपोर्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं? अगर हम इंडिया से मान लेते हैं अमेरिका जाना है तो पासपोर्ट बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि उसको दिखाना पड़ता है कि हम इंडिया से आए हैं, ठीक है। तो मोहर का भी ठीक वैसे ही प्रयोग होता था। उस वक्त में मोहर का प्रयोग होता था पासपोर्ट के जैसा। एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो वहाँ पर जो है वो लोग बताते हैं कि देखिए हम यहाँ से आए हैं। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। तो ये मोहर जो है कई देशों में मिला हम लोगों को, जो सेम टू सेम मिला, जैसे ओमान में मिला है ना। तो पता चला कि जो मोहर है इससे भी हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। और मोहर से और एक चीज़ होता था व्यापार वगैरह, ठीक है। दूसरा है मनके, मनके से भी हम लोगों को जानकारी मिली। तीसरा है बाट। चौथा है पत्थर के फलक।
पांचवा है पक्की ईंटें। तो ये 5 चीज़ है, ठीक है, याद रखिएगा। ये 5 चीज़ है जिससे हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली, ठीक है। अब जो अगला है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मोहर। अभी हमने आपको क्या बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई खोज भी हुआ है तो इसका मतलब है कोई चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिससे खोज हुआ होगा। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो था सेलखड़ी। मतलब कि आपको पूछा जाता है एक प्रश्न यहाँ पर कि बताओ पत्थर किससे बनाए जाते थे। जो पत्थर है वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किससे? सेलखड़ी पत्थर से जो है मोहर को बनाया जाता था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है मोहर, यानी कि हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मोहर से मिली। और मोहर जो है वो बनाया जाता था सेलखड़ी नामक पत्थर से, ठीक है। मोहर पर जानवरों का चित्र होता था। याद रखिएगा, आपको पूछ दिया जाएगा कि मोहर पर किसका चित्र होता था, जानवरों का, या कभी कभी राजा का नाम लिखा हुआ रहता था, कभी कभी राजा का भी चित्र होता था। लेकिन ज्यादातर जो हड़प्पा सभ्यता में है वहां पर जानवरों का चित्र होता था। किसका? जानवरों का। इन मोहर पर कुछ ऐसी लिपि का प्रयोग किया गया था जिन्हें अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है ना। आज के दिन भी आपको अगर पूछ दिया जाए, बहुत सारे सभ्यता था, जापानी सभ्यता, बहुत सारा सभ्यता था, मैं नाम अभी लेना चाहूँ तो बहुत सारा सभ्यता था जो कि खत्म हो गया। लेकिन जो चाइनीज सभ्यता है वो आज तक है। आपको पता है ये बात? जो चाइना का सभ्यता है वो आज तक भी। बोलेंगे कैसे सर? चाइना में जिस भाषा को, जिस लिपि को पहले पढ़ा जाता था उसी लिपि को आज भी पढ़ते हैं। वहाँ पर आज भी दिखेगा ना, वहाँ का भाषा कैसे होता है? ऐसे ऐसे होता है, मतलब ऐसे 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 ऐसे। जैसे हम लोग क लिखते हैं ना तो वो लोग कुछ और ही लिखता है। मतलब ये स्ट्रक्चर, आपको लगेगा कि ये कोई स्ट्रक्चर, कोई डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन वो रियल में डिज़ाइन नहीं, वो लिखा हुआ होता है। तो ये जो डिज़ाइन है वो किसका था? बहुत पहले, हजारों साल पहले उनका भी सभ्यता था, चीनी सभ्यता, है ना। आपको पूछा जाता है ना कि हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो चीन की समकालीन नहीं मानी जाती है। तो चीनी सभ्यता जो है वो आज भी है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता, जापानी सभ्यता, अफ्रीका सभ्यता, जितना भी लगभग सभ्यता था, मेसोपोटामिया वगैरह जितना भी था सब समाप्त हो गया, ओमान वगैरह में जो भी था। लेकिन जो चीन सभ्यता वो आज भी है, ठीक है। और ये जो सभ्यता है वो खत्म भी हो गया, जिसके कारण जो लिपि उस वक्त में लिखी गई थी हड़प्पा सभ्यता में, आज तक उनको पढ़ा नहीं गया है ना। बहुत सारा भाषा आज भी है, अगर उनको पढ़ लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको और जानकारी हम लोगों को मिलेगी कि हड़प्पा सभ्यता में ये सारा चीज़ भी होता था। बहुत सारा चीज़ इसमें जो है ना इतिहासकार का अनुमान लगाया गया है ना। चलिए अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी देखिए, ध्यान से सुनिए। हड़प्पा सभ्यता के शहर जब तक नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके हड़प्पा सभ्यता के बारे में बिल्कुल भूल गए, है ना। कोई भी चीज़ भाई धीरे धीरे जब खत्म होने लगता है तो लोग जो है उनको भूल जाते हैं, ठीक है। लोगों का आदत होता है भूलना। जब लोगों ने इस क्षेत्र में कई शताब्दी के बाद रहना शुरू किया तब उन्हें कई बार खुदाई के कारण या बार बार का पानी के कारण या कभी मिट्टी के कटाव के कारण रोज कुछ ना कुछ चीजें वो लोग को मिलता था। ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो ऐसा नहीं है कि हाँ सपना में आया, अच्छा एक हड़प्पा सभ्यता था, ऐसा है क्या? किधर था? पाकिस्तान में था, चलो जाके खुदा। वैसा कुछ नहीं था। लोग जब जनसंख्या जब बढ़ने लगी तो लोग अब क्या कि अलग अलग जगह जाके बसने लगे। जब बसने लगे तो कभी घर बनाने के लिए खुदाई करता था, कभी ट्यूबवेल वगैरह गाड़ने के लिए खुदाई करता था, कभी कुआं बनाने के लिए खुदाई करता था। तो जब वो लोग खुदाई करता था तो उन लोगों को कुछ ना कुछ मिलता था। वो सोचता है भाई ये क्या है। कभी कभी नदी का कटाव हो जाता था तो उससे भी कुछ ना कुछ चीज़ निकल जाती थी। कभी कभी बाढ़ आ जाता था, कुछ भस के आ जाता था। ये कहाँ से आया? तो अजीब है भाई। तो हड़प्पा सभ्यता जब नष्ट हुआ तो धीरे धीरे लोग तो भूल गए, लेकिन कभी कभी उनके खुदाई के कारण हो गया, बाढ़ के कारण हो गया, पानी के कारण हो गया या मिट्टी के कटाव के कारण हो गया, कुछ ना कुछ चीजें उन लोगों को मिलता था। अब लोगों ने सोचा कि ये अपरिचित वस्तुओं का अर्थ क्या है, ये आ कहां से रहा है, आ कहां से रहा है ये। यहां से लोग अब इसके बारे में जानने की दिशा में आगे बढ़े और हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। और यहीं से लोग इनके बारे में छानबीन करने लगे कि आखिर ये आ कहां से रहा है, पता तो चले। जब इनके बारे में खोजबीन शुरू हुआ तो फिर जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वहाँ से शुरू हुई, ठीक है। आभूषण और औजार से भी पता चला कि यहाँ कोई सभ्यता थी, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह आप सबको पता है जल्दी खत्म नहीं होता है। तो कुछ कुछ औजार था, कुछ कुछ आभूषण था, यानी कि ज्वेलरी। आभूषण का मतलब ज्वेलरी और औजार का मतलब जैसे धान काटने के लिए हो सकता है, फसल के कटाव के लिए, जमीन को खोदने के लिए, हल जोतने के लिए कुछ कुछ औजार वगैरह था, हथियार वगैरह था। तो वो भी नष्ट नहीं हुआ था, जिसके कारण हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिला, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बैच ज्वाइन करना है। देखिए बैच ज्वाइन करने के लिए जो है आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है। किसको? ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप का नाम है तनु क्लासेस, ठीक है। ऐप का नाम क्या है बच्चों?
तनु क्लासेस। तो ऐप का नाम है तनु क्लासेस, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको वहां पर संकल्प बैच को ज्वाइन करना है। अगर आप अदर बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड को छोड़ के, तो वहां पर आपको सफलता बैच को ज्वाइन करनी है। वहां पर आपकी लाइव क्लासेस, सभी चैप्टर की, सभी की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की क्लासेस, सभी का पीडीएफ, टेस्ट, उनके बाद अगर कोई चीज़ में डाउट रह गया तो फिर आप लोगों से डाउट पूछा जाएगा, फिर उनका वीडियो सॉल्यूशन। ये 4-5 स्टेप में हम लोग पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं संकल्प बैच और सफलता बैच में। तो जो ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, तनु क्लासेस ऐप का नाम है। तो ऐप आप जब भी इंस्टॉल करिएगा वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम का नाम है तनु क्लासेस .com, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर भी जो है आपको नंबर अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और कॉन्टेक्ट करिएगा कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए। या फिर ये ऐप आप जब डाउनलोड कीजिएगा तो ये ऐप में भी जो है आपको नंबर मिल जाएगा, जहां पर आप हमारे टीम से, हमसे बात कर सकते हैं कोर्स से संबंधित। ठीक है, चलिए। तो एक चीज आपको बताया था ना कि सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता का खोज है वो किसने किया था? कनिंघम ने किया था, है ना। वो किसने किया था? कनिंघम ने। और कनिंघम का भ्रम इसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब खोज नहीं किया था, वो खोज करने निकला था लेकिन खोज नहीं पाया था वो। ठीक है ना, वो खोज करने निकला तो था लेकिन वो खोज नहीं कर पाया था। कौन? कनिंघम। चलिए, शुक्रिया सर आपका जी, शुक्रिया सोहेल खान, थैंक यू। मुस्कान परवीन, आजा आजा मेरे दिल पुकारे आजा। सर आप भाई सर मेरा मैसेज नहीं देख रहे हैं। नूर तरन्नुम, मैसेज मोबाइल सामने में रहता है ना, थोड़ा पढ़ाने में जब ध्यान देते हैं फिर कमेंट देखेंगे तो फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे। बताओ, वीडियो को लाइक जो बच्चे नहीं किए अभी तक लाइक कर दीजिए। 8:30 बजे आपकी उसकी क्लास होगी, ऐप में लाइव क्लासेस होगी। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। सर हमारा सिलेबस कब तक समाप्त हो जाएगा? बस 10-15 दिन आप क्लास कीजिए ना भाई, सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 5-10 दिन से क्लास कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, हमारा सिलेबस कब तक समाप्त हो जाएगा? हम बिहार से हैं। हम भी बिहार से हैं। शेयर वगैरह करते हैं कि नहीं आप लोग? बताओ फटाफट, तो शेयर करते हो? अब जब आप लोग पूछेंगे सर बार बार शेयर करने क्यों करें? भाई बच्चे ज़्यादा जुड़ते हैं, मज़ा आता है पढ़ाने में, आप लोग को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। जब यहाँ पर देखेंगे अगर 300-400 बच्चे जुड़े हुए, 1000 बच्चे जुड़े हुए, आपको बहुत मज़ा आएगा कमेंट करने में। इतना बच्चे, आप भी सीरियस हो जाएंगे पढ़ाई करने में, है ना। चलिए, कनिंघम के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। देखिए कनिंघम का भ्रम क्या था? कनिंघम किस चीज़ का खोज किया था? देखिए, यह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। याद रखिएगा, जो कनिंघम है वो क्या था? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, यानी कि जो पुरानी चीज़ों का खोज करता था, या फिर जो इतिहास में कोई चीज़ हुआ है उसका खोज करता था, तो उसका जो जनरल डायरेक्टर है, जो पहला जनरल डायरेक्टर है वो था कनिंघम। ठीक है, इन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन शुरू किया था, यानी कि पुरानी चीज़ों को खोज कर शुरू किया हड़प्पा से संबंधित, यानी कि ये पुरानी चीज़ों का खोज करने के लिए पहला जनरल डायरेक्टर बने थे। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। पहले ही खोजकर्ता कोई चीज़ को खोजने के लिए लिखित स्रोत यानी कि साहित्य तथा अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते हैं। कोई भी खोजकर्ता हो, सबसे पहले क्या करेगा? या तो वो अभिलेख को देखेगा। अभिलेख क्या होता है? तो पहले के ज़माने में ना कोई चीज़ को हम लोग लिख देते थे, चाहे पत्थर में, हम लोग नहीं मतलब जो लोग थे हमारे पूर्वज, तो वो क्या करते थे? लिख देते थे, है ना। पत्थर में हो गया, पेपर में हो गया, लकड़ी में हो गया, पेड़ में हो गया, तो उसको अभिलेख कहा जाता। सिंपली अगर समझे तो वैसे लेख भी होता था उस वक्त में। ठीक है, तो अभिलेख से भी किसी चीज़ों को, साहित्य वगैरह हो गया, वहाँ से भी हम लोगों को कई सभ्यता के बारे में जो है जानकारी मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा साहित्य और अभिलेख का प्रयोग जो है वो पुरातात्विक, यानी कि पुरातात्विक का मतलब जो खोजकर्ता होता है, जो इतिहास के बारे में पता लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? पुरातात्विक। तो वो जो खोज जब करता है तो वो सबसे पहले साहित्य और अभिलेख का प्रयोग करता है खोज करने के लिए। ठीक है, आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए कनिंघम ने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में जितने भी चीनी बौद्ध तीर्थयात्री आए थे उनके द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों को पढ़ा। कहने का मतलब क्या है कि कनिंघम जो है शुरुआत में, यानी कि कब? 4वीं से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच में जितने भी लोग चाइना से, चीनी तीर्थयात्री का मतलब होता है तीर्थयात्रा, यानी कि एक तरीके से जो जिनका जो भी मजहब होता है, जो भी धर्म होता है, तो उनके अनुसार वो जो है अपना यात्रा निकालते हैं, है ना। कोई हज करने के लिए जाता है, कोई तीर्थ यात्रा पे जाता है। तो उस वक्त में जो चीन से मतलब कि तीर्थ यात्रा आए थे, तीर्थयात्री चीन से आए थे, तो वो पढ़े लिखे थे उस वक्त में, तो वो कुछ ना कुछ यहाँ जो देखता था उनको लिख देता था। तो कनिंघम क्या किया? जो भी 4वीं से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच में, है ना, 4वीं से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच में जितना भी किताब लिखा गया था बौद्ध और चीनी तीर्थयात्री के द्वारा, उनके द्वारा जो भी वृत्तांत को लिखा गया था उनको अच्छे से पढ़ा, उनको अच्छे से समझा। ठीक है, एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी, और एक अंग्रेज था जो कि कनिंघम को क्या दिया? एक हड़प्पा का मोहर दिया। उन्होंने मोहर पर लिखे चीज़ों को समझने का प्रयास किया लेकिन वो असफल रहा।
मोहर तो दिया, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी जो कि उनको दिया, लेकिन वो समझ में नहीं आया उनको। ठीक है, कनिंघम हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए, इसलिए इसे कनिंघम का भ्रम कहते हैं। आपको अगर पूछ दिया जाए बताओ कनिंघम का भ्रम क्या है, तो क्योंकि वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों को सही से नहीं बता पाया, इसीलिए हम लोग कनिंघम को कहते हैं कनिंघम का भ्रम। ठीक है, चलिए तो आज हमको लगता है हम लोगों को क्लास यहीं पे समाप्त कर देनी चाहिए। क्या आप लोग तैयार हैं? उनके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर हम लोग हड़प्पा की खोज के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमको लगता है जो पार्ट 3 आपका होगा ना, पार्ट 3 में जो है आपका ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। ठीक है, आज वीडियो वगैरह थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम हुआ था, जिसके कारण क्लास तो हुई, आपको बताया। सबसे पहले आप ही लोग बताइए क्लास मज़ा आया कि नहीं, है ना। अब प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो क्लास जो भी छोड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आए हैं तो। ये सब चीज़ बार बार बोलना ना पड़े बच्चों, आप लोग को और बोलना चाहिए कि सब्सक्राइब करो। किसको बोलना चाहिए? आप लोग को बोलना चाहिए कि सर चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करवाइए, या बच्चों से बोलिए सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए। और आपके जितने भी दोस्त हैं, दोस्त के दोस्त हैं, उनको बोलें या फिर उनको कहें कि तुम जो है अपने दोस्तों को बता देना। जैसे आप किसी को कॉल किए, उनको बोलिए कि आप अपने दोस्तों को बता देना कि तनु क्लासेस आर्टकॉम में पढ़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है, और आप लोगों का टारगेट जो है वो ख़त्म नहीं होगा। आपको कल 250 बच्चे फिर से पुराना है। जब तक ये टारगेट नहीं पूरेगा हम लोग कोशिश करते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और बच्चों मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो सफलता है वो शोर मचा दे। ठीक है सर, कल इकोनॉमिक्स का क्लास लीजिए। हैप्पी फादर्स डे सुशीला कुमारी, हैप्पी फादर्स डे। नूर तरन्नुम खातून, सर चंदेश्वर यादुवंशी का नाम लीजिए। जी ले लिए। क्या नाम था? चंदेश्वर यादुवंशी। बाबू इतना हार्ड वर्ड दे देते हो, समझ में नहीं आता। मेरा नाम लीजिए सकीना। पूजा कुमारी, गुड बाय सर। भाई डायरेक्ट गुड बाय, गुड नाइट बोलिए, गुड बाय क्या है सर? आप कहाँ से हैं? बिहार से, पूर्णिया से, आप सबको पता है। ऐप आप लोग कोई अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो आपको बता चुके हैं, ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ऐप का नाम क्या है? तनु क्लासेस। तो कुछ दिक्कत वगैरह हो तो नंबर आपको मिल जाएगी। नंबर लिख दे क्या यहाँ पर? चले नंबर आप लोग को एक बार लिख देते हैं, ताकि जो भी बच्चे को दिक्कत हो वो कॉल वगैरह कर ले। ठीक है, नंबर एक नया आप लोगों के लिए निकाला गया है, स्पेशली आप लोगों के लिए ये नंबर निकाला गया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर क्या है? देखिए नंबर है आपका 87096, यानी कि 87096। यहाँ लिखते हैं 87096 ठीक है। तो कोर्स से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल वगैरह करिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया बच्चों। ऐसे ही प्यार देते रहिए, और प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। और हम लोग ऐसे ही आप लोगों के लिए मज़ेदार से मज़ेदार क्लास रोज़ का रोज़ जो है वो लाते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब हम लोग क्लास को समाप्त करने जा रहे हैं। जिसका भी नाम नहीं ले पाए हमें बहुत खेद है, आपका नाम नेक्स्ट डे लिया जाएगा, इसलिए आप नेक्स्ट डे भी जुड़िए। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच। जाते जाते वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग।